comes to rest. So in that we actually know that there are two different mechanisms comes to practice. One is your electronic stopping mechanism, another is nuclear stopping mechanism. तो जो इलेक्ट्रॉनिक स्टॉपिंग मैकेनिज्म है वो हायर वेलोसिटी पे जब आपका होता है, हायर एनर्जी पे होता है पार्टिकल आयन, तब वो पिक्चर में आता है. एंड व्हेन योर speed of your ion gradually goes slower, then nuclear potential comes to the picture. The damage which is being done to the crystal is being in the nuclear stopping process. तो जो न्यूक्लियर स्टॉपिंग प्रोसेस है उसमें डैमेज ज़्यादा होती है. क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका नाम आपको पता ही है न्यूक्लियर स्टॉपिंग पोटेंशियल का. क्या होता है कि वो उसको डैमेज पहुंचा देता है. योर डिवाइस इज एक्चुअली बीइंग डैमेज्ड. तो जो न्यूक्लियर स्टॉपिंग पोटेंशियल है, योर न्यूक्लियर स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसमें क्या होता है कि जो आपका आयन है वो साइड से आपके न्यूक्लियस उसको डिसलॉज कर देता है. So thus damaging the crystal. So this is the essence of the previous class. I will be putting all the videos today. Next, that is important topic which I am going to start today is ion channeling. Ion channeling. So what is ion channeling? What are its pros and cons? What are the various factors that are related with that I'm going to discuss. तो ion channeling क्या होता है कि आपने एक बार ion, suppose this is your surface, और ये आपने ion इस पे bombard कर दिया, तो ये ion एकदम रेस्ट में तो आएगा नहीं. सो इट इज कवरिंग सम रेंज, और ये यहाँ से यहाँ तक गया तो एक चैनल बना के जाता है. दैट इज कॉल्ड आयन चैनलिंग. एंड हाउ इट इज एक्चुअली गोइंग टू मेक दिस पाथ एंड ऑल, सो दैट इज द डिस्कशन ऑफ द डे टुडे, एंड अदर थिंग्स आई एम आल्सो गोइंग टू डिस्कस टुडे. So what are the various aspects that you know up to now? So you are familiar with this term RP. This is your projected range. And another thing which you are familiar, that is projection struggle. अभी तक जो हम बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे सब कुछ एक गॉसियन के टर्म में, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन. तो इससे की वजह से हमारे को क्या था, वी आर गेटिंग ए वेरी गुड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांटेड आयंस. ये आपके इम्प्लांटेड आयंस कहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होएगी, कहाँ पे कम होगी, और ये कहाँ पे जा रहे हैं आयंस आपके, दैट इज एंटरिंग इनटू द सबस्ट्रेट विच इज अमॉर्फस और पॉली क्रिस्टलाइन substrate. So it can be in any one of these form. जो सबस्ट्रेट है या तो अमॉर्फस होएगा या पॉलीक्रिस्टलाइन होगा. अब ऐसा क्यों होगा? बिकॉज यू नो दैट व्हाइल यू आर स्टार्टिंग द फैब्रिकेशन यू हैव मेक ए परफेक्ट क्रिस्टल फॉर ए पर्टिकुलर ओरिएंटेशन. जैसे 111 है और 110 है एंड 100. डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशंस होती हैं, आप अकॉर्डिंगली क्रिस्टल को चॉइस करते हैं. ओके, नाउ अभी जब रिसर्च हो रहा था उसमें इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन करी है. व्हाट इज दैट ऑब्जर्वेशन? दैट सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर आप मिस ओरिएंटेशन करते हैं, मिस ओरिएंटेशन मीन्स
जैसे सपोज आपकी बीम आ रही है, इसको आप हल्का सा भी मान लो 6 डिग्री और 7 डिग्री चेंज कर देते हैं, क्योंकि क्रिस्टल की तो एक प्रॉपर ज्योमेट्री होती है। ये क्रिस्टल है सपोज आपका इस तरीके से, तो इस क्रिस्टल को आपने रिपीटेड कर दिया तो आपका एक लेटेस्ट स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यहाँ पे साइड्स पे एटम्स होते हैं, आपको मालूम है। और ये जो सिलिकॉन हम यूज़ करते हैं, ये जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर होता है, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। तो अगर आप इसका मिस ओरिएंटेशन कर देते हैं तो सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड है, दे बिहेव एज अमॉर्फस। और अमॉर्फस पे आपका जो डिवाइस है उस पर ज़्यादा अच्छी आयन इम्प्लांटेशन होती है। तो आपको डोपिंग प्रोफाइल मालूम ही है कि अगर आपको किसी भी स्ट्रक्चर का डोपिंग प्रोफाइल मालूम करना है यूजिंग आयन प्लांटेशन, तो डोपिंग प्रोफाइल की जो कंसेंट्रेशन है दैट इज बीइंग गिवन बाय nx इज इक्वल टू s अंडर रूट 2 पाई सिग्मा p एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस x माइनस rp स्क्वायर over 2 sigma p square. So this gives the actually the doping profile, where x is your depth, rp is your range, and sigma p is your straggle, कि कितना straggle हो रहा है आपका उस particular path पे. So if you change this by 2 rp and all, things will accordingly change. तो अब इसमें एक इन्होंने डाटा दिया हुआ है फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल थिंग्स कि अगर आप 7 डिग्री चेंज करते हैं, मतलब मिस अलाइन करते हैं किसको, अपनी वेव को। जैसे आप वहाँ से, आपको अपैरेटस याद होगा, वी आर एक्चुअली स्कैनिंग दिस इज बीम, दिस इज योर वेफर। तो अगर आप बीम को थोड़ा सा भी चेंज करेंगे 7 डिग्री, किसके लिए, 111 के लिए, तो उसकी वजह से आपका जो प्रोफाइल है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ओके, तो ये जो प्रोफाइल चेंज हो रहा है उसकी वजह से एक टेल बनती है। तो इस टेल को हम एक्चुअली अगर लिखना चाहें, वी कॉल इट एज बिकॉज ऑफ ion channeling effect. ओके, तो इसका अगर ग्राफ है तो ये रहा ग्राफ एक्चुअल में, अगर आप देखें so here you can see this is the normal distribution, this one here, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन आपने क्या किया, इसमें जानबूझ के थोड़ा सा मिस ओरिएंट किया आपने टारगेट को, तो उसकी वजह से क्या हो गया, 7 डिग्री किया, और जो एक्सिस थी जिसपे हम एक्चुअल में फाइन प्लांटेशन कर रहे थे वो 111 एक्सिस थी, तो उसकी वजह से आपका जो डेप्थ है वो 0.4 या यहाँ पे होना चाहिए था, तो ये टेल एक्सटेंड हो गई और वो यहाँ तक चला गया। तो दिस इज कॉल्ड आयन चैनलिंग इफेक्ट। और चैनलिंग क्या है कि जैसे आपको एक ग्राफ भी दिखाता हूँ मैं, ये है जो बीम है उसको इस तरीके से, जो व्यू है बीम के लिए वो ये है, इस तरीके से एटम्स हैं और उसके बीच में बीम ने यहाँ से एंटर करना है, यहाँ से। तो अगर इसके बीच में, अगर बीम के बीच में अगर आयन एंटर कर गया, वो तो बहुत आगे तक रेस्ट में ही नहीं आएगा और वो बहुत डेप्थ तक एंटर कर जाएगा। तो उससे बचने के लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ी सी आपको मिस ओरिएंटेशन करनी पड़ती है, अमॉर्फस बनाना पड़ता है। वही आज के लेक्चर का मेन पर्पस है कि आपको बताना एक्चुअल में कि आयन प्लांटेशन के जो व्हाट वी कैन से ड्रॉबैक्स क्या हैं और इसकी वजह से क्या क्या डैमेजेस हो सकती हैं आपकी क्रिस्टल को। okay, so that is the main purpose of today's class. So this is a important concept. तो इसमें आप देख सकते हैं डेप्थ है, यहाँ कंसंट्रेशन है, और
ये 10⁻16 फॉस्फोरस आयंस की जो डोज है वो हम कर रहे हैं, और जो एनर्जी है वो है 160 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो अगर नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो ये इस टाइप का होएगा, बट एक्चुअली वी हैव पर्पसली मिस ओरिएंटेड टारगेट। टारगेट को हमने 7 डिग्री थोड़ा सा वेरी कर दिया, उसकी वजह से क्या है कि आपकी जो डेप्थ है वो भी इंक्रीज हो गई, क्योंकि चैनलिंग इंक्रीज हो गई है। तो सपोज ये आपका टॉप व्यू है, तो अगर आपका जो आयन है इसके अंदर एंटर कर गया यहाँ से, तो इट विल टेक फाइनाइट टाइम टू रेस्ट। अदरवाइज अगर इसको हिट कर जाता है यहीं सरफेस पे, तो वो यहीं रेस्ट कर जाएगा थोड़ा आसपास और एनर्जी लूज कर देगा, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। सो मेनी थिंग्स आर देयर, तो दैट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ, कि जब भी आप इसकी आयन चैनलिंग को देखें तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी। नाउ अगर आप ये फिगर जो मैंने आपको दिखाया, इसको अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो ये क्या है, ये डायमंड लैटिस है एक्चुअल में, डायमंड लैटिस है, और ये 110 जो है डायरेक्शन है। आयन प्लांटेशन 110 ट्रेजेक्ट्री में अगर एंटर कर जाती हैं तो ये क्या करेंगे, तो आपको जैसे हमने स्टार्ट करे थे इन द बिगिनिंग, व्हाट यू नो, कि आपके दो तरीके के स्टॉपिंग मैकेनिज्म होते हैं। वन इज योर न्यूक्लियर स्टॉपिंग मैकेनिज्म, अनदर इज योर इलेक्ट्रॉनिक स्टॉपिंग मैकेनिज्म। तो जब बहुत हाई एनर्जी पे आपका आयन होता है तो उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक स्टॉपिंग मैकेनिज्म कम्स इनटू पिक्चर। बट व्हेन योर सपोज दिस इज योर सबस्ट्रेट, ये सरफेस है, यहाँ से जैसे ही आयन इस पे बम्बार्ड किया आपने, तो इट विल नॉट कम टू रेस्ट, इट विल स्टार्ट लूजिंग एनर्जी। इधर तक कुछ एनर्जी लूज करेगा, फिर थोड़े तक और एनर्जी लूज करेगा, और एक एनर्जी लूज करते करते वो इस एनर्जी रेंज में आ जाएगा कि इट इज नाउ कैपेबल ऑफ डूइंग न्यूक्लियर स्टॉपिंग। सो इनिशियली योर क्रिस्टल इज कैपेबल ऑफ डूइंग इलेक्ट्रॉनिक स्टॉपिंग, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, और जैसे जैसे उसकी एनर्जी लूज होगी, क्योंकि क्रिस्टल में एक बार एंटर कर गया, अगर आपको भी एनोलॉजी बताता हूँ, जैसे दिस इज योर स्विमिंग पूल, और आप उसके अंदर बॉल थ्रो करते हैं कोई हैवी, तो इनिशियली धीरे 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 वो रेस्ट में आना शुरू हो जाता है, नीचे आते 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 आते, क्यों, अपोजिशन है। तो इसी को अगर देखें तो वो जैसे ही बॉटम में आएगा उसकी एनर्जी लूज होना शुरू हो जाती है। और वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, कि जब बहुत हाई एनर्जी पे आपका पार्टिकल होएगा आयन, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टॉपिंग होती है, और जब आपका डिवाइस जो है वो नॉर्मल उस पर होता है, कम एनर्जी पे होता है, तब उसमें होती है न्यूक्लियर स्टॉपिंग। और यही सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। द रीजन फॉर दैट इज व्हेन it loses energy, it comes into the range of nuclear stopping, maximum damage to the crystal is being done. Damage to the crystal is done. मैक्सिमम डैमेज क्रिस्टल की तभी होती है, कब, जब आपका क्रिस्टल इस रेंज में आ जाए कि वो न्यूक्लियर कर सके। अब आपकी बात करते हैं हम इसकी, कि जब डैमेज हो जाती है तो जो आपका क्रिस्टल है, इट नो लॉन्गर हैव ए परफेक्ट ज्योमेट्री, ये अमॉर्फस बन जाता है। अमॉर्फस मीन्स कि कोई पर्टिकुलर ओरिएंटेशन नहीं है, और उसको अदरवाइज क्रिस्टल में क्या होता है, एक आपका स्ट्रक्चर है, उसी को रिपीट अपने करा हुआ है प्रॉपर, लेकिन जब अमॉर्फस हो जाता है तो इट इज़ नॉट हैविंग ए परफेक्ट थिंग, और वो कहीं पे भी मूव कर सकता है। अब आयन चैनलिंग की अगर हम बात करें, तो आयन चैनलिंग कब इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब आप लो एनर्जी पे काम कर रहे हैं, और सेकंड थिंग इट इज इम्पोर्टेंट कि आप हैवी आयंस के साथ काम कर रहे हैं। तो बेटर क्या है कि आप डैमेज कम करें या चैनलिंग से बचें, तो आप क्या करते हैं, अलाइनमेंट में थोड़ी सी मिस ओरिएंटेशन कर देते हैं। मिस ओरिएंटेशन दैट मीन्स आप या तो वेफर को टिल्ट कर देते हो 6 डिग्री 8 डिग्री, एंड अकॉर्डिंगली थिंग्स विल
क्यों ऐसा करने से क्या होगा, सपोज आप इसको इस तरीके से, जैसे ये है, अगर आप डायरेक्टली इसमें कर रहे हैं तो ये इसमें एंटर कर जाएगा, लेकिन अगर इसको टिल्ट कर देंगे तो इट में हिट समवेयर हेयर and gradually its energy becomes slow and losses will be minimal, otherwise damage will be more. तो उसको करने के लिए आपने एक जो मेथड निकाला वो ये है कि आप जो वेफर है उसकी मिस अलाइनमेंट कर देते हैं 7 डिग्री एंड ऑल, या फिर दूसरी चीज हम कर देते हैं कि जब भी आपने आयन इम्प्लांटेशन करना है उससे पहले आप प्री डैमेज द सरफेस। उसकी वजह से क्या होगा, सरफेस प्री डैमेज होगी तो उस पर प्रॉपरली इंसिडेंस नहीं हो पाएगा आपका, और जो आपकी चैनलिंग है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर आप डैमेज नहीं करेंगे डायरेक्टली एंटर इनटू द क्रिस्टल, so we want to avoid that, we want it to get into the minimum region, so that can only be provided when you avoid channeling. So what we have discussed today, we discussed that there is a term called ion channeling, and we discussed about your alignment and etc that can be used to minimize the extent of ion implantation. So once you are over with this, everything is over. That means your ion channeling is being controlled accordingly. But still, we have some problems with the system. What are those? They are being covered under this topic that is called implant damage and annealing. Implant damage and annealing. So implant damage is the first topic which we are going to cover today. So second topic, if time persists, we will be try to cover that. So implant damage क्या है कि once you are going for a ion implantation, damage is there, and once damage is there, how to get that damage being covered or to minimize that thing, that is being done with the annealing. So first topic of the this particular section is implant damage. So what is implant damage? तो इसके लिए आपको अभी तक जो कंसेप्ट था वो ये पता लग गया कि आपके पास क्या होता है आयन इम्प्लांटेशन में, यू आर हैविंग एनर्जेटिक आयन, ठीक है जी। वो कहाँ पे एंटर करता है, वो सिलिकॉन या कोई भी सेमीकंडक्टर है उसके सबस्ट्रेट में एंटर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो आयन है इट विल लूज एनर्जी, तो एनर्जी लूज करता है। उसके बाद क्या होता है, कौन से डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन होते हैं पहले, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे एनर्जी स्लो होती है योर इलेक्ट्रॉनिक विल कन्वर्ट इनटू न्यूक्लियर कोलिजन, क्योंकि एनर्जी कम हो गई, और ऐसा होने के बाद आपका जो डिवाइस है वो आयन उसमें रेस्ट करने लग जाता है। तो दिस इज द एंटायर सेट ऑफ इवेंट्स, एनर्जेटिक आयन इज बीइंग bombarded onto the surface of silicon or semiconductor, it will lose energy, it will have electronic collisions, और इसकी एनर्जी कम हो गई, then it will have nuclear collision, और सब कुछ होने के बाद आपका जो डिवाइस है उसमें वो आयन रेस्ट करता है। तो जब हम अगर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की बात करें, पहले इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लॉस की, तो इसमें कुछ नहीं है, आपकी जैसे ही एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन्स को वो एक्साइट हो जाते हैं, एक्साइटेड टू हायर स्टेट्स, ठीक है जी, हायर स्टेट्स पे चले गए, और you will have some electron hole pair acceleration, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, तो जब भी आप उसको हाई एनर्जी आयन को बम्बार्ड करेंगे उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, व्हाट हैपन, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे गेट एक्साइटेड,
और एक्साइट करेंगे तो हायर स्टेज में मूव करेंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन होता है। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स कोलिजन्स की, दे डू नॉट डिस्प्लेस सेमीकंडक्टर एटम्स, ये कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं करते। कहां से? लैटिस पोजीशन से, क्योंकि एनर्जी बहुत हाई होती है और इंटरेक्ट नहीं कर पाते वो इतने ज्यादा न्यूक्लियस से। जो आपके न्यूक्लियर कोलिजन्स हैं, न्यूक्लियर कोलिजन्स, they actually cause damage, and we also say that they also called lattice disorder. So अगर आप कोई भी आयन एंटर कर रहे हैं तो उसका जो लार्जर प्रोपोर्शन है, लार्जर पोर्शन है या फ्रैक्शन कहें हम, तो दे कॉज डिस्प्लेस्ड एटम्स। तो जब आपके एक रेशियो है, डेफिनेशन ही है इसको, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आपके डिस्प्लेस्ड एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है, डिस्प्लेस्ड एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है, किस तरफ पहुंच जाते हैं, अप्रोच करते हैं किस तरफ, एटॉमिक डेंसिटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तब हम कहते हैं कि जो आपका मटेरियल है वो अमॉर्फस बन गया। ठीक है। जो न्यूक्लियर पोटेंशियल है उसकी वजह से क्या होता है आपका, कि आप ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं उसकी वजह से आपका डिवाइस जो है अमॉर्फस बन जाएगा। और अमॉर्फस बनेगा कैसे बनेगा, कि जब आपकी जो डिस्प्लेस एटम्स की डेंसिटी है वो किसकी डेंसिटी के बराबर हो जाएगी, सेमीकंडक्टर मटेरियल की डेंसिटी के बराबर हो जाएगी। तो तब हम कहते हैं कि हाँ, ये जो आपका डिवाइस है इट इज एक्चुअली अमॉर्फस इन नेचर। और यही बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। ये थोड़ा सा एक रह गया था पॉइंट, ये था पॉइंट कि जब आप नॉर्मल उसमें बम्बार्डमेंट करते हैं तो ऑक्साइड है, ये क्रिस्टल है, तो आपके जो चैनलिंग का जो चांसेस हैं दे आर मोर। बट इफ यू एक्चुअली reduce make a tilt to the wafer or crystal, then chances of channeling will be less, or other thing you can do is crystal damage. तो तीन चार तरीके से आप जो है चैनलिंग बचा सकते हैं। फर्स्ट इज कि आप ऑक्साइड लगा देते हैं उसके ऊपर, सिलिकॉन ऑक्साइड, तो वो भी अमॉर्फस नेचर होती है, इतनी क्रिस्टल ओरिएंटेशन नहीं होती, उसकी वजह से भी आयन प्लांटेशन थोड़ी कम हो जाती है। सेकेंड थिंग इज क्रिस्टल को ओरिएंटेशन कर दीजिए, मिस ओरिएंटेशन कर दीजिए कुछ डिग्री से और फर्दर टिल्ट कर दीजिए, तो उसकी वजह से भी आपकी जो चैनलिंग है वो कम हो जाती है। थर्ड इज क्रिस्टल को डैमेज कर दीजिए, सरफेस को, बिफोर आयन प्लांटेशन, दैट आल्सो गिव्स यू सम सॉर्ट ऑफ रिस्पाइट फ्रॉम दिस थिंग। तो अब हम बात कर रहे थे इम्प्लांटेशन डिसऑर्डर की। अब सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट आयन की। लाइट आयन मीन्स बोरोन है, उसको लाइट आयन कहते हैं। तो जब वो सरफेस में एंटर करता है, ये की सेमीकंडक्टर सरफेस है, तो आप देख रहे हैं ये ज़्यादा रेंज तक एंटर कर गया है। ऐसा क्यों है? दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट राइट नाउ। व्हेन यू ऑब्जर्व इट, a crystal is being ion is being channeled,
सो इनिशियली द एनर्जी इज हायर, और आयन छोटा है तो वो एनर्जी लूज नहीं करेगा ज़्यादा। ठीक है, इसको मैं एग्जैक्टली केस स्टडी भी आपको एक बताऊंगा एग्जैक्टली करके, सो दैट यू गेट ए बेटर आइडिया ये डैमेज कितनी हो रही है। तो यहाँ तक अगर आप देखेंगे जो आपका डिवाइस था वो इलेक्ट्रॉनिक स्टॉपिंग कह लीजिए, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक स्टॉपिंग कह लीजिए, ऐसे करके। और जब ये चीज दिख रही है दैट इज योर न्यूक्लियर स्टॉपिंग। लेकिन एक रेंज में जाके जब मोस्ट ऑफ द आयंस एक्चुअली गेट इनटू द रेंज, क्योंकि आपकी एनर्जी इनिशियली क्या होती है, दैट इज केपेबल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टॉपिंग और इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन। यहाँ पे न्यूक्लियर कोलिजन है, तो जब न्यूक्लियर कोलिजन की जितनी एनर्जी आ जाती है तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम डैमेज इज बीइंग टू द क्रिस्टल। नाउ कमिंग टू द हैवी आयन। तो हैवी आयन में आप देखेंगे क्योंकि हैवी आयन है उसकी इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाएंगी न्यूक्लियर वाली, इलेक्ट्रॉनिक वाली, वो एनर्जी शुरू में ही लूज कर देगा, और इट कम्स इनटू द रेंज ऑफ योर न्यूक्लियर कोलिजन्स। वो जो रेंज है वो कम तक ही रह जाती है। अब इसका एक्चुअल मैथमेटिकल एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ कि ये हो कैसे रहा है एक्चुअल में। सो लेट्स सी। तो सपोज आप एक 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोरॉन आयन को बोmbard कर रहे हैं। तो अगर आपने ग्राफ अभी देखा होगा पीछे, जैसे दिखा देते हैं ग्राफ कैसे देखते हैं। ये ग्राफ है, तो हमने कितने रेंज पे किया, 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दिस इज द रेंज, ये दिस इज द रेंज 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बोरोन है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे इट इज अराउंड 0.31 माइक्रोमीटर राउंड अबाउट, क्योंकि 0.2 है, ये 0.3 है, तो ये इसके आसपास, ये तो 0.31 हमने माना है इसको। तो आप 0.3 मान सकते हैं, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट एनालिसिस। तो इसकी जो रेंज है एक्सपेक्टेड दैट इज 0.31 माइक्रोमीटर है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ग्राफ। सो इस हिसाब से अगर आप देखें कि 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 0.31 माइक्रोमीटर है, दैट मीन्स एक 100 इलेक्ट्रॉन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे अगर आप एक पार्टिकल को, ये है, ये बम्बार्ड कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसको रेस्ट में आने के लिए कितना लग रहा है टाइम, 0.31 माइक्रोमीटर। तो इसको अगर उसमें कन्वर्ट किया जाए तो वो कन्वर्ट हो गया है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एंगस्ट्रॉम। मतलब अगर एक एंगस्ट्रॉम आपका पार्टिकल आयन ट्रेवल कर रहा है तो हाउ मच एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम जानते हैं कि जो सिलिकॉन का जो लैटिस है, सिलिकॉन का जो लैटिस है उसमें जो स्पेसिंग होती है दैट इज 2.5 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो दैट मीन्स अगर आप एक लैटिस क्रॉस कर रहा है तो एनर्जी लॉस कितनी हो जा रही है, 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने लैटिस तक वो आपका डिवाइस जाएगा। ठीक है जी, तो आपकी एनर्जी लॉस होना शुरू हो गई, 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नाउ अगर हम डिस्प्लेस करना चाहते हैं उसको तो हमें एक कम एनर्जी पे आना पड़ेगा। तो बोरोन का अगर आप सिलिकॉन का स्ट्रक्चर देखें तो आपको जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है दैट इज 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसके लिए चाहिए होती है ये, टू डिस्प्लेस सिलिकॉन फ्रॉम इट्स लैटिस पोजीशन। लैटिस पोजीशन पे है, उसको डिस्प्लेस करने के लिए आपको इतनी एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन जब आप इंसिडेंट कर रहे हैं तब तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दैट मीन जब 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उस टाइम वो उसको डिस्प्लेस नहीं करेगा, उसके टाइम वो डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो उस टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम जो मैकेनिज्म है दैट कम्स इनटू पिक्चर इज
इलेक्ट्रॉनिक स्टॉपिंग। लेकिन जैसे जैसे आप 1500 एंगस्ट्रॉम पे पहुंचेंगे, आप जानते हैं, ये देखिए यहाँ से, तो आपका जो एनर्जी है वो 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो चुकी होगी। ठीक है, क्यों? ये आपको मालूम है, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आफ्टर दैट यहाँ तक पहुंच गई एनर्जी, क्योंकि लूज कर रहा है एनर्जी। तो जब एनर्जी आपकी 50 किलो इलेक्ट्रॉन पे वोल्ट पे पहुंच गई, अब आपका जो डिवाइस है वो उस रेंज में आना शुरू हो जाएगा कि जब वो न्यूक्लियर पोटेंशियल, न्यूक्लियर एक्सक्लूजन कर ले, तो 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी उस टाइम। और जो लॉस है वो भी बढ़ जाएगा। लॉस विल भी, क्योंकि लूज भी करने शुरू कर दी एनर्जी उसने, तो दैट विल बी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एंगस्ट्रॉम। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो डिवाइस है वो पहले इलेक्ट्रॉनिक में था, अब न्यूक्लियर स्टॉपिंग में एंटर कर गया। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, आपका राउंड अबाउट 25 एंगस्ट्रॉम जो है वो डिवाइस है, आयन जो है उसने ओरिजिनली मूव कर दिया। अब इसके बेसिस पे इन्होंने कैलकुलेट किया है कि आपके 0.4% जो एटम्स हैं, एक स्टडी है ये, इन्होंने स्टडी की हुई है, एटम्स जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे। डैमेज मीन्स दे आर एक्चुअली लीविंग देयर साइट्स। तो अगर आपने अमॉर्फस लेयर करनी है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जब आपकी सिलिकॉन या सेमीकंडक्टर की जो डेंसिटी है वो, ये जो डैमेज है इसकी बराबर में हो जाएगी, देन इन दैट केस आपका जो डिवाइस है वो आपका अमॉर्फस हो जाएगा। सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस एंटायर थिंग व्हाट वी हैव डन। हमने माना कि एक 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर बोरोन आयन जो है आपने बम्बार्ड किया। अब इसमें क्या है, जो एनर्जी लॉस है, रेंज जो है वो 0.30 और माइक्रोमीटर तक जा रहा है वो, इसके बेसिस पे हमने देख लिया कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एंगस्ट्रॉम जो है वो लूज कर रही है। और सिलिकॉन लैटिस हमने माना है 2.5 एंगस्ट्रॉम का है, तो एक लैटिस जो है वो 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें लूज कर रहा है। अगर आप सिलिकॉन की बात करें तो उसमें कितने लैटिस होते हैं वो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। एक पर्टिकुलर मतलब 0.31 माइक्रोमीटर में कितने लैटिस है, इन्होंने कैलकुलेट किया, उसके बेसिस पे इन्होंने डायरेक्टली बता दिया कि जो इनिशियली जो एनर्जी है लैटिस में इतनी लूज हो रही है, बाद में एनर्जी आपकी इतनी लूज हो जाएगी। तो लूज होते हुए एनर्जी जब एक पर्टिकुलर रेंज में आ गई, तब आपका इनिशियली जो था, जब पार्टिकल एंटर किया तब तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्टॉपिंग थी, और उसके बाद आपका जो डिवाइस है दैट कम्स इनटू न्यूक्लियर स्टॉपिंग। तो अब जाकर जब रेस्ट पे आ रहा आपका डिवाइस, वो इसलिए रेस्ट में नहीं आ रहा कि उसको चैनलिंग नहीं मिल रही, वो अपनी सारी एनर्जी लूज कर चुका है। तो जब आपने रेस्ट पे आ गया और वहाँ पे जब कैलकुलेशंस हुई, उस कैलकुलेशंस के बेसिस पे जो एटॉमिक डैमेज हुई है वो दैट इज 0.4%। लेकिन ये अमॉर्फस नहीं है, क्योंकि अमॉर्फस की हमने जो डेफिनेशन की थी वो ये थी कि आपका जब सेमीकंडक्टर या सिलिकॉन की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी किसके बराबर है, डैमेज्ड या डिसलोकेटेड एटम्स के बराबर, तब आपका वो जो एक्चुअली जो सबस्ट्रेट है दैट इज वी कॉल इट एज अमॉर्फस इन नेचर। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अभी आज हमने पढ़ लिया आयन डैमेज एंड ऑल। अब इस टॉपिक में लास्ट चीज रह गई है दैट इज अनीलिंग। वंस योर डैमेज इज बीइंग डन, तो आप क्रिस्टल ओरिएंटेशन डैमेज हो गई है, दैट इज प्रॉब्लम। अब वापस आप उसको कैसे नॉर्मल करेंगे, so that is the process called annealing, so that we are going to discuss in the tomorrow's class। तो अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम अब कल डिस्कस करेंगे इससे आगे जब भी नेक्स्ट क्लास